क्या है, तो जो ए डी ई के विटामिन होती है इनको जैसे कोई अपन को विटामिन ए लेनी है तो विटामिन ए को दूध के साथ लेना चाहिए इसके कैप्सूल को, या फिर पानी के साथ लेना चाहिए। तो यदि इसको दूध के साथ लेते हैं तो दूध में क्या फैट रहता है मिल्क के अंदर, तो फैट सोलुबल तो उसमें सोलुबल हो जाएगी और अच्छे से हमें डाइजेस्ट हो पाएगी, इसका प्रभाव रहेगा। वही अगर विटामिन ई, जैसे विटामिन ई का कैप्सूल आता है तो विटामिन ई के कैप्सूल को अपन को दूध के साथ यदि अपन लेते हैं तो उसमें फैट रहता है, तो फैट सोलुबल है तो अच्छा प्रभाव दिखाएगी और जल्दी डाइजेस्ट भी होगी। अगर इसको पानी के साथ लेते हो तो इतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि पानी में सोलुबल नहीं है। तो अपने को ये पता होना चाहिए फैट सोलुबल विटामिन कौन से हैं और वाटर सोलुबल विटामिन कौन से हैं। अब बात करते हैं विशेष प्रकार के ऑर्गेनिज्म या कैटालिस्ट जो होते हैं, इनको मेटाबॉलिज्म के लिए इनका निर्माण कर शरीर में नहीं होता। ये जो विटामिन होते हैं इनका निर्माण शरीर में नहीं होता, इसलिए अपन मल्टीविटामिन के कैप्सूल लेते हैं, मल्टीविटामिन की गोलियां लेते हैं, या फिर मल्टीविटामिन की अपन बाहर से टैबलेट वगैरह जो सरकार योजना चलाती है उनके थ्रू जो कमजोर होते हैं उनमें दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म कैटालिस्ट होते हैं और मेटाबॉलिज्म के लिए इनकी आवश्यकता तो होती है पर इनका निर्माण शरीर में नहीं होता। अब होते हैं फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन नाम दिया। कोई पूछे क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन किसने दिया था पहली बार, तो फंक नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या नाम दिया, विटामिन नाम दिया। अब अपन आगे चलते हैं, इन्हें ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं क्योंकि शरीर की ग्रोथ करने के लिए विटामिन आवश्यक होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा किसने दिया था, फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द दिया और शरीर की ग्रोथ के लिए विटामिन बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। विटामिन जो सी होती है कि सबसे पहले खोज हुई थी, इन सारी विटामिनों में सबसे पहले किसकी खोज हुई थी, विटामिन सी की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये भी अपने को याद रखना है। आगे फैट सोलुबल ए डी ई के एक साथ और वाटर सोलुबल विटामिन क्या है, बी एंड सी ग्रुप, बी पूरा हो जाएगा सी के साथ, यूरिन के साथ ये उत्सर्जित हो जाती हैं। जो ये वाटर सोलुबल विटामिन होती हैं तो ये पे क्या है, वाटर में सोलुबल है तो यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती हैं, बी एंड सी। उसके बाद में हीट लेवल विटामिन कौन सी है, ये भी सी और बी1 ऐसी हैं। हीट लेवल मतलब ये हीट को सहन कर सकती हैं और वो विटामिन के नाम क्या है, सी एंड बी1। उसके बाद में विटामिन यूजफुल इन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में कैसे काम आती है विटामिन वो देखेंगे। तो ए होता है वो मीजल्स में काम आता है क्योंकि मीजल्स ए की वजह से होता है। सी होता है वो मेथिलोग्लोबिन एनीमिया है, एल्कोप्टेन्यूरिया सी की कमी से होता है इसलिए ट्रीटमेंट में काम होगा। ट्यूबरकुलोसिस होता है उसमें डी काम आता है और ब्रोंकियल अस्थमा में बी काम आता है और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है तो उसमें ई काम आता है। तो ये अपन ने जो डिजीज है उसमें विटामिन के काम देख लिए, जैसे मीजल्स है उसमें ए काम आएगा, मेगालोब्लास्टिनिया या फिर ऐसे बोल सकते हैं एल्कोप्टेन्यूरिया उसमें सी काम आएगा और ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस का मतलब कौन सा ट्यूबरकुलोसिस, जो बोन के अंदर पाया जाता है क्योंकि विटामिन डी की वजह से बोन होता है उसमें डी काम आएगा और जो ब्रोंकियल अस्थमा होता है उसमें बी काम आएगा और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज जिसको अपन वेसल्स होते हैं उसमें किसी प्रकार का स्ट्रेंथ पाया जा रहा है या फिर जो वेसल्स होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है तो वहां पर ई काम आएगा। अब बात आता है एल्केप्टोन्यूरिया किसको बोलते हैं, तो एल्केप्टोन्यूरिया ये यूरिन इसमें जुड़ा हुआ है तो ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं इसको। इज ए रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ फिनाइलएमीन एंड टायरोसिन मेटाबॉलिज्म डिसीज इन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। ये क्या है, एल्केप्टोन्यूरिया एक ऑटोनोमिक डिजीज होती है, ऑटोइम्यून डिजीज जिसको बोलते हैं। खुद की बॉडी के लिए खुद के ही शरीर की सेल्स क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाने लग जाएं या खुद के शरीर पर अटैक करने लग जाएं, उसको ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं। तो एल्केप्टोन्यूरिया क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर आती है और इसमें जो यूरिन का कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है, रेयर पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है और इसको इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो ये एल्केप्टोन्यूरिया यहाँ पे हो गया और एक किसमें होगा, विटामिन सी इसमें काम आता है, विटामिन सी से ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। अब पूछ सकते हैं विटामिन डेफिशिएंसी कैन कॉजेज, विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या कारण होते हैं विटामिन डेफिशिएंसी की। तो जो सी और डी की कमी है उसको बोलते हैं सीडो पैरालिसिस। अगर सी और डी की कमी हो गई तो क्या पैरालिसिस, सही बात है। अपन डी तो डी की कमी हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं जिसको अपन जैसे बच्चे होते हैं उनकी बोन्स कमजोर हो जाती हैं तो इसको सीडो पैरालिसिस भी बोल सकते हैं। बी की वजह से कन्वर्जेंस होते हैं, बी की वजह से कन्वर्जेंस का मतलब होता है शरीर कंपन करने लग जाता है। के की वजह से हेमोलाइसिस या नियोनेटल जॉन्डिस भी देखने को मिलता है। विटामिन के की वजह से या तो हेमोलाइसिस होगा या नियोनेटल जॉन्डिस। ये दोनों के जो विटामिन होता है ब्लड फैक्टर में बहुत अच्छा काम करता है। तो ब्लड से संबंधित रोग हैं ये दोनों। हेमोलाइसिस मतलब हेमोलाइसिस तो हीम का टूटेगा, हीम जो प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन उसका ज्यादा टूटना भी के की वजह से होता है। दूसरा नियोनेटल जॉन्डिस, नियोनेटल जॉन्डिस किसको बोलते हैं, नियोनेटल जॉन्डिस
ये फिजियोलॉजी है पैथोलॉजी है, ये बताओ। ये फिजियोलॉजी है पैथोलॉजी है नियोनेटल जॉन्डिस? चलो हिंदी में बता देता हूं, नवजात कामला। नवजात कामला ये एक ऐसा प्रकार, क्या हुआ, बर्थ के समय बच्चों में होने वाला एक बीमारी है जिसको नियोनेटल जॉन्डिस बोलते हैं, और ये है फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ना कि पैथोलॉजिकल। इसलिए किसी अगर बच्चे जब पैदा होता है 48 घंटे के अंदर यदि उसमें जॉन्डिस पाया जा रहा है तो दिस इज ए फिजियोलॉजिकल कंडीशन, नॉट ए पैथोलॉजिकल कंडीशन। इसमें किसी प्रकार के ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, केवल अपने को बच्चे को धूप देनी है। धूप का मतलब होता है फोटोथेरेपी जिसको बोलते हैं, तो फोटोथेरेपी के द्वारा वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो इट इज ए फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, नॉट ए पैथोलॉजिकल कंडीशन। अब है B6, तो पायरिडोक्सिन या कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपा एंड गाबा एसेंशियल ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। तो इसमें क्या, जो ब्रोंकियल जो अस्थमा होता है, तो ब्रोंकस होते हैं उसमें एल्वेलाई का साइज कम हो जाता है, तो इसी वजह से उसमें इन्फेक्शन होता है ब्रोंकियल अस्थमा में, और श्वास लेने में कठिनाई होती है। तो जो विटामिन B6 है ये पायरिडोक्सिन कंट्रोल करती है और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगी। तो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होगा तो डोपा और गाबा ये एसेंशियल हैं किसके लिए, ब्रोंकियल अस्थमा के लिए, इनको कंट्रोल करने में काम आती है। विटामिन बी तो अपने को याद रखना है, जो विटामिन बी है इसकी कौन से रोग के ट्रीटमेंट में काम आएगी, तो ब्रोंकियल अस्थमा में काम आएगी। हीमोपोएटिक विटामिन कौन सी है, B12 होती है। C और F जो फोलिक एसिड, ये ब्लड से रिलेटेड विटामिन है, विटामिन B12। विटामिन B12 का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, उसका काम क्या है, चलो विटामिन B12 का सबसे अच्छा सोर्स वेज और नॉन वेज में दोनों में बताओ। वेज में दही और नॉन वेज में जैसे चिकन मटन, ये सारी चीज विटामिन B12 का अच्छा सोर्स होती है। उसके बाद में है B12, और B12 का क्या बोलते हैं अपन, क्या कर रहा है तू, ऐसे पैसे दिखा रहा है, अरे लड़कों को दिखा, लड़कियां हैं इसमें आज आ गया, तेरे का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, आजा। चलो आगे है हीमोपोएटिक विटामिन B12 और C एंड फोलिक एसिड। विटामिन B12 होता है, इसका काम डाइजेशन में बहुत अच्छा काम होता है, डाइजेशन के लिए, क्योंकि फोलिक एसिड और जो डाइजेशन होता है उसमें बहुत अच्छा हेल्प करता है, इसलिए विटामिन B12 बहुत जरूरी है, खाने में होना ही चाहिए। तो दही, फिर तुम बोलोगे दही का सेवन तो कम बताएं, तो कम करना चाहिए, पर दही अवश्य अपने को सेवन करना चाहिए, दही को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। न्यूरोटिक विटामिन कौन सी हैं, तो न्यूरोटिक विटामिन B1, B6, B12 और फोलिक एसिड। विटामिन B12 इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मैच्योरेशन फैक्टर, किसको बोलते हैं। विटामिन B17 इज एंटी कैंसर विटामिन। कोई पूछ ले एंटी कैंसर विटामिन कौन सी है, तो B17। अपन फॉलो के आगे चलता नहीं, पर B पूरा ग्रुप होता है, उसमें इंपोर्टेंट लगा लेना, B17 नामक विटामिन है जो उसको क्या है, एंटी कैंसर है, मतलब कैंसर में अगर किसी को विटामिन का सेवन कराना है तो अपने को B17 देनी चाहिए। विटामिन विच आर स्टोर्ड इन लीवर, जो लीवर क्यों के अंदर विटामिन जो स्टोर होती है उनका नाम है A, B12 और K और D। ये ऐसी विटामिन है, इनका स्टोरेज कहां होता है, लीवर में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि लीवर के अंदर स्टोर होने वाली विटामिन कौन सी है, A, B12, K एंड D। उसके बाद में कोड लीवर ऑयल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन A। कोड लीवर क्या है, इसका ऑयल, कोड लीवर ऑयल बनता है, वो किसका रिचेस्ट मतलब सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन A का। वाइल हेलीबट लीवर ऑयल इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी। एक आता है हेलीबट लीवर ऑयल, ये किसका है, विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है। कोल्ड लीवर ऑयल किसका है, विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है। विटामिन विच आर प्रेजेंट इन एनिमल फूड्स, विटामिन जो एनिमल फूड में होते हैं ओनली B12 एंड डी। ये क्या है, जो एनिमल फूड के अंदर सबसे अच्छे सोर्स के रूप में पाए जाते हैं, उनका नाम है B12 एंड डी। थैंक यू साहब। उसके बाद में विटामिन दैट आर सिंथेसाइज्ड इन गट, तो B2, B12 एंड के, मैंने क्या कहा था, B12 होता है ये अपने गट मतलब अपने जो डाइजेशन होता है इसमें बहुत हेल्प करता है, काम आता है। एक तो विटामिन B2, दूसरा B12 और K, ये क्या है, गट मतलब जो अपनी इंटेस्टाइन होती है उसके लिए विटामिन जो सिंथेसाइज मतलब बहुत अच्छा काम आने वाले विटामिन है B2, B12 एंड K। विटामिन दैट आर सिंथेसाइज्ड बॉडी, तो बॉडी में कौन से होते हैं, D।
उसके बाद विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है। विटामिन ई, विटामिन ई क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, मतलब हमारे शरीर में जमा होने वाले टॉक्सिन्स को बाहर निकलता है। इसीलिए स्किन से या हेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, हेयर है स्किन, किसी को ग्लो की समस्या है, उसमें क्या है अपन विटामिन ई बहुत अच्छा काम कराते हैं, विटामिन ई देते हैं। और विटामिन ई का सबसे शानदार सोर्स है आंवला। क्या है, आंवला। आंवला का अपन सेवन कराते हैं अगर किसी को स्किन या हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। आगे एक्सेसिव डोज ऑफ विटामिन ए एंड डी कैन कॉज ऑफ हाइपर विटामिनोसिस। तो अगर एक्सेसिव डोज ले लें ए एंड डी का तो हाइपर विटामिनोसिस का ये क्या हो जाएगा, एक्सेसिव अगर डोज लेंगे ए एंड डी का तो कारण बन जाएगा किसका, हाइपर विटामिनोसिस का। हाँ, विटामिन सी भी तो एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, पर उसमें सबसे बेस्ट जो विटामिन आएगा विटामिन ई आएगा। विटामिन ई उससे सी से भी ऊपर काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट तो सी भी करता है पर थोड़ा ई से कम करता है। इसलिए अपने को आंसर में अगर सी और ई भी दोनों भी मिल जाएं तो भी अपने को एंटीऑक्सीडेंट के लिए ई ही राइट करके आना है वहां। कई क्वेश्चन ऐसे कंट्रोवर्सी वाले आते हैं जिसमें ई 1 2 3 पूछा जाएगा, फिर उसमें अपने को ई ही राइट करना है अगर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन आ जाए। इसका सोर्स आ जाए तो और भी इसमें सबसे सोर्स जो रहेगा वो आंवला इसका आंसर रहेगा। आंवला, आंवले में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ये सबसे ज्यादा तो क्या, आंवले में विटामिन सी ज्यादा होता है। सी भी सी होता है आंवले के अंदर, पर ई भी पाया जाता है। आंवले में बहुत सारे विटामिन होते हैं, इसीलिए इसको आयुर्वेद में रसायन भी कहा जाता है। सी ई ए, इसमें 3-4 विटामिन होते हैं, तो सी तो इसका सोर्स है ही, तो मैं बोल ही रहा हूं ना, सी तो इसमें पाया जाएगा, पर विटामिन ई का सोर्स भी आंवला ही है। इसलिए अपन स्किन और अगर किसी को एंटीऑक्सीडेंट के लिए यूज कराते हैं, स्किन से रिलेटेड या फिर हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या फिर विटामिन ई के भी अपन कैप्सूल देते हैं, तो या तो उसको विटामिन ई के कैप्सूल देते हैं या फिर अपन बोलते हैं कि आंवले का सेवन करो, फ्रेश आंवला पर डे। तो ऐसे नहीं करो सी अच्छा है, सी इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, संतरा के अंदर भी पाया जाएगा। फिर अपन पूरा चार्ट पढ़ेंगे कौन से प्लांट या कौन सी चीज के अंदर कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो इसमें चार्ट आ रहा है, आगे और क्लियर हो जाएगा। तो आंवले में सी पाया जाता है, मैं मना नहीं बोल रहा, पर ई भी इसके अंदर पाया जाएगा। कोई सबसे अच्छा सोर्स पूछेगा विटामिन ई का तो अपने को आंवला ही इसमें राइट आंसर करना है। विटामिन ई का सबसे अच्छा सोर्स तो अपने आलमंड्स को बोलते हैं ना, आलमंड को बोलते हैं, पर अपने को आंवला इसमें फर्स्ट करना पड़ेगा। अब एक ऐसा तो है नहीं कि एक विटामिन एक ही चीज में पाई जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि इसका एक ही सोर्स है, किसी विटामिन का सोर्स अलग अलग होते हैं। आलमंड भी रहता है, आंवला भी रहता है, संतरा भी रहता है, अंगूर भी अपन सेवन करते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक प्लांट है, एक चीज एक विटामिन का सोर्स है, बहुत सारे विटामिन के बहुत सारे सोर्स होते हैं। फिर उसमें से अपने को उस समय जैसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वहां डिसीजन लेना पड़ेगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आगे इसका अपन ने पूरा चार्ट बना रखा है ये वाला, इसमें अपन देखते हैं कि कौन सा सोर्स स्रोत है। जैसे उसमें आलमंड्स उसमें ऑप्शन में नहीं आते ना, हाँ आलमंड्स ऑप्शन नहीं, आंवला ही आएगा। B1 में देखो अनाज भी है, फलियां हैं, ईस्ट है, मांस है, दूध है, मटर है। अब इसमें से अपने को जो ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगा वो आंसर करके आना है। आलमंड मिलता है, पर अपने को जो ये सोशल मीडिया इस पे जो चीजें बताई जाती हैं उनके अलावा अपने को बुक्स और जो अपने संहिताएं होती है वो ज्यादा राइट करके आनी पड़ती है। और कुछ चले आगे, क्वेश्चन में आंवला भी आ जाए और आलमंड भी आ जाए, नहीं आलमंड नहीं आएगा। विटामिन ई का सबसे हाँ हाँ, अगर दोनों आ जाते हैं तो भी आपको आंसर आंवला ही करके आना है, क्योंकि जैसे जैसे कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बोर्ड या यूनिवर्सिटी उस समय जैसे आंसर की जारी करती है उससे पहले अपने को बोलती है कि अपन इसमें क्या लगा सकते हैं, अपने वो लगा सकते हैं, जैसे कि करेक्शन वाला आंसर होता है। तो उसमें जो भी अब जहां से भी अपन ने रेफरेंस लिया है, जहां से भी अपन ने चीजें पढ़ी हैं, उसका फोटो लेके अपने को आगे भेजना पड़ता है, तो वो क्वेश्चन ही डिलीट हो जाता है, वो क्वेश्चन ही डिलीट हो जाएगा, उसके सबको बराबर अंक मिलते हैं या अपने को दोनों को आंसर मान लिया जाता है। ऐसी कंडीशन में ये अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन दिया तो डिलीट हो जाएगा या उसके दोनों आंसर मान लिए जाएंगे, तो दोनों में से जिसने जो भी किया है वो इसका राइट मान लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो वैसे ऐसे बहुत कम चांस रहते हैं कि एक्सपर्ट इसको चेक करते हैं पेपरों को, एक बार पेपर बनने के बाद में एक्सपर्ट इसको जांचेंगे, इसमें कंट्रोवर्सी तो नहीं है, पर वो क्या है कि सोशल मीडिया पे आलमंड्स को दिखाते हैं ना ज्यादा, तो वो बीच में आता है ना। सर तो विटामिन सी रहता है जो उसमें सोर्सेज में कैसे आएगा, वो फैट सोल्यूबल में?
भाई मैं समझा नहीं, ADE है ना, फैट सोल्यूबल तो है नहीं, सी तो अलग है, वाटर सोल्यूबल है। हाँ तो वाटर सोल्यूबल, उसमें फैट सोल्यूबल से कैसे सोल्यूशन होगा? कोई चीज उसमें फैट सोल्यूबल में मिल सकती है, तुम समझे नहीं बात को, रुको। अपन ने जैसे तुमने बोला कि जो विटामिन सी होता है वो फैट सोल्यूबल में नहीं पाया जाएगा सोर्स में, तो सोर्स अलग चीज होती है, स्रोत जिसको बोलते हैं, और जो अपन सोल्यूबिलिटी देख रहे हैं तो वाटर एंड फैट, ये तो अपन बॉडी में होने वाले परिवर्तन देख रहे हैं कि बॉडी में अब वो विटामिन स्रोत तो उसका चाहे वाटर मिल रहा है चाहे फैट मिल जाए, वो डजंट मैटर, वो तो जैसे दूध अपने आप में विटामिन उसमें भी पाए जाते हैं, पर जो ये बॉडी में जाके अपने को काम दिखाएंगे तो बॉडी में जो फैट होता है और वाटर होता है, तो बॉडी में कुछ जो मैंने क्या कहा था, जो ADE के अलावा होंगी वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएंगी, तो ये बॉडी में होने वाली क्रियाएं हैं, इस सोर्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। सोर्स तो अलग चीज है, सोर्स तो वो कहीं भी मिल रहा है, वो अपने को नहीं देखना, वो डजंट मैटर है, ये सोर्स अलग मैटर है, और वाटर है फैट में सोल्यूबल है, ये बॉडी के अंदर होने वाली क्रियाएं ये अलग मैटर है। तो ये तो अपने को बॉडी को देखने को मिलेगा कि बॉडी में क्या चीजें परिवर्तन हो रहे हैं, स्रोत तो अलग है, ठीक है। तो स्रोत को और इसको जोड़ना नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज जैसे इसमें फैट सोल्यूबल है इसका मतलब उसका फैट स्रोत ही मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, तो ये तो अलग चीज है, ये तो अपनी फिजियोलॉजी है जो बॉडी के अंदर हो रही है, ये फिजियोलॉजी क्रिया है जो बॉडी के अंदर हो रही है, और ये तो स्रोत तो बाहर पाए जा रहे हैं, तो स्रोत तो कुछ भी हो सकता है, स्रोत से उसका कोई लेना देना नहीं होता, स्रोत अलग चीज है। और ठीक है सर, और ये फैट सोल्यूबल रहता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तो सबके अंदर ही पाई जाती है ना वैसे? हाँ सब में रहेगी ना, मैक्सिमम सब में पाई जाएगी, पर उसमें अपने को जो एंटीऑक्सीडेंट के लिए सबसे बेस्ट आंसर करना पड़ता है वो ई ही करना पड़ेगा, ई सबसे राइट आंसर रहेगा।